आप लोकतंत्र देख रहे हैं और लोकतंत्र में हम बात कर रहे हैं आज हरियाणा सरकार के उस फैसले की जिसमें कहा गया है कि हरियाणा के रहने वाले लोगों को 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कैपिंग की गई है कि जिनकी सैलरी 50,000 से नीचे है ये नियम उन्हीं पर लागू होगा और जो पुराने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी छटनी भी नहीं की जाएगी। इसी पे आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सभी खास सवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले जोगिंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस देखिए, मैं एक चीज एक फर्दर क्लैरिफिकेशन बताना चाह रहा था इस बिल से रिलेटेड जो है वो ये है कि इस बिल के अंदर ये भी प्रोविजन है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी को एक उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते वक्त अगर 75% जो रिजर्वेशन किया गया है फॉर लोकल्स, अगर वो एडिक्वेट पर्सन नहीं मिलता है तो वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके उनसे परमिशन ले सकते हैं कि उस केस में वो बाहर से भी जो है एक आदमी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो आई वांटेड टू ऐड एज दैट। पर सर बार बार फ्रिक्वेंटली ये कर पाना कितना आसान होगा? और ये तो बाध्यता हो गई ना सर, अड़चने भी आएंगी इसमें तो। और पेचीदगियां कितनी होती है आप जानते हैं सर इस तरह के मसलों में। मेरा ये मानना है, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि देखिए इसमें एक स्टेट को भी जो है एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी अगर उनको ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो। ठीक है शकील अंसारी साहब, क्या भारत का संघीय ढांचा इस तरह के कानूनों का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? क्या किस तरह की कोई गुंजाइश दिखाई देती है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह के कानूनों को लेके? देखिए, दो तीन बातें इस सिलसिले में हम कहना चाहते हैं। प्लीज कहिए। पहली बात तो ये है कि अब तक जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज जो है सरकारी एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, चाहे एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की पद्धति थी वो सरकारी नौकरियों के लिए थी। रीजनल जो नौकरियों का होता था कि सरकार में कुछ जॉब सरकारी जो 4 ग्रेड एम्प्लॉइज के लिए होते थे, लोकल के लिए फिक्स किए जाते थे कि लोकल दूसरी जगह जाके नौकरी करने में असमर्थ था। तो ये थी। ये आप जब प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो हमारे समझ से ये आज नए तरह की पॉलिसीज है, क्योंकि ये डिमांड बराबर एससी एसटी के लिए हो रहा था। रीजनलिज्म के लिए कभी इस तरह की पॉलिसी की डिमांड नहीं हुए हैं और हमारे ख्याल से हमको जानकारी सही नहीं है, इसलिए हम ऑथेंटिकली नहीं कह सकते हैं कि कौन स्टेट में इस तरह के फॉर्मूले और लागू हैं। लेकिन दो बातें आज हम कहना चाहते हैं जी। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि आज अगर केंद्र की सरकार संघीय ढांचा की मुहावजत कौन कर सकता है? पार्लियामेंट और केंद्र की सरकार। पार्लियामेंट के में बीजेपी की सत्ता है, उनकी पॉपुलेशन मतलब कि उनकी मेजोरिटी है, जो चाहेंगे बिल पास करेंगे। अब तो राज्यसभा में भी उनकी मेजोरिटी लगभग हो चुकी है, तो डिसीजन उन्हें लेना है। वन इंडिया वन का नारा देने वाली सरकार को वो किस तरह का एक कंसेप्ट है उसको तो लाना पड़ेगा, या कि अपने ही राज्यों में वो कंसेप्ट को बिगाड़ेंगे। वन देश की कल्पना को, जो उन्होंने एक देश की कल्पना जो की थी उसको अपने ही राज्यों में बिगाड़ेंगे। जहां तक हमारे प्रवक्ता बीजेपी कह रहे हैं कि वो छोटे सर्विसेज के लिए, बड़े सर्विसेज के लिए नहीं है, ठीक है। जब छोटे सर्विसेज के लिए आपको किसानों को लेबर नहीं मिल रही थी पंजाब में, हरियाणा में, तो बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोग आपको प्रोवाइड हो रहे थे। क्या आज वो परिस्थितियां नहीं पैदा हो सकती हैं कि वो कोई शिव सैनिक की तरह हरियाणा में कोई खड़ा हो जाए कि अब हम बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे? आपको पता है शिवसेना ने जब आंदोलन किया था और बिहार के और उत्तर प्रदेश के जब वर्कर भाग गए थे तो उनको भगाया गया था, तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री की 40% इंडस्ट्री बैठ गई थी, बंद हो गई थी। फिर उनकी राज्य सरकारों को जाके कंपेन चलाना पड़ा था कि हम प्रोटेक्शन देंगे, ये देंगे, आप चलो। कई कामों के लिए कई तरह के मजदूर जो हैं एक्सपर्ट होते हैं, वही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो आप जब सरकार के अलावा प्राइवेट पर आप बंदिश लगा देंगे तो देश की इकोनॉमी देख के पॉलिसी पर खराब होगा। इसके लिए हम कहते हैं कि आपको ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए आप केंद्र सरकार में। सब आप बात पर विश्वास करते नहीं है। इलेक्शन में तरह तरह के नारे दिए जाते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करना होता है तो उसको तो आप बैठ के देश हित में
इकोनॉमी के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, इन सब बातों पर शकील साहब, आपको निर्णय शकील लेना साहब पड़ेगा। ईमानदारी से बताइएगा, ऑल पार्टी मीटिंग का जो सुझाव आपने दिया ये कितना इम्पैक्टफुल होता है सर? हमने तो हर बार सेशन से पहले ऑल मीटिंग पार्टी को होते हुए देखा है, लेकिन सेशन में जो हंगामा होता है उस मीटिंग का कोई असर नहीं होता। सर ऑल पार्टी मीटिंग की बात तो रहने दीजिए सर, कुछ और बताइए तो बात बने। नहीं, ऑल पार्टी इसकी बात रहने दीजिए, वही कह सकते हैं जो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं करते। तो सर ऑल पार्टी मीटिंग का इम्पैक्ट कितना रहता है ये भी तो बताएंगे ना। ऑल पार्टी मीटिंग कितने कितने मामलों में सफल हुई सर, मुझे ये बता दीजिए। कौन कौन से ऐसे मामले रहे जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग की गई और बात बनती हुई दिखाई दी? आपको हम एक लंबी लिस्ट आजादी के बाद से आज तक दे देंगे कि मेजोरिटी के बावजूद बिल पास होते रहे हैं, लोगों के ध्यान में रखे। ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक कंसेप्ट में ये नहीं है कि वहां हंगामा कर रहे हैं। ऑल पार्टी में जब आप सरकार, आपकी मेजोरिटी होने के बावजूद आप विपक्ष की राय को समझेंगे तो संशोधने जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल होते थे पहले, आप देख लीजिए, सभी ऑल पार्टी के माध्यम से, सभी पार्टियों की राय से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया जाता था। आज भी कई राज्यों में अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार को विपक्ष पर भरोसा नहीं है। वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो वो उसको अमल में नहीं लाते हैं। तो इसलिए ना ये प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी में ही थोड़े कि विपक्ष को नकार दीजिए, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में तो विपक्ष की आवाज भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होती है। तो आप सरकार के चुनाव लड़ने के लिए नारे अलग रखिए, सरकार चलाने और वेलफेयर स्टेट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी के साथ देश के भविष्य को बनाने के लिए आपको सबकी बात करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं ठीक बात, तो ये आपका दोष है। ठीक है, लिए और दूसरा क्या सॉल्यूशन होगा? ठीक है, तो इस तरह के फैसलों को लेके सबकी राय शुमारी की बहुत जरूरत है, आप कह रहे हैं। ठीक है, अजीत कुमार झा भी मेरे साथ हैं। अजीत जी, ये कहा जाता है कि सरकारी कंपनी में कर्मचारियों की योग्यता के हिसाब से काम नहीं होता, इसलिए सरकारी कंपनियां डूब जाती हैं, इसलिए सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। लेकिन अब प्राइवेट में ये आरक्षण करके ये अपनी बात का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? बिल्कुल इसका कॉन्ट्रडिक्शन है। और एक्चुअली इकोनॉमी हमेशा डिमांड सप्लाई पे चलती है। तो अब इसमें कोई, अब ये मैं देख रहा हूँ जैसे हरियाणा है, लोकलाइज है, उसमें यूनियन भी आएंगी, वो फिर हम पीछे चले जाएंगे, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि कभी भी इंडस्ट्री इसको पॉजिटिवली नहीं लेगी, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही इसके इकोनॉमी पे, या लोग शिफ्ट। आज की डेट में मैं गुड़गांव की बात बताता हूँ, आज बहुत सारे फ्लैट्स खाली हो गए क्योंकि ये जो लॉकडाउन में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इसका भी रियल एस्टेट पे भी इम्पैक्ट है, दूसरे इंडस्ट्री कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री का। एक बंदा वहां से जा रहा है तो उसका हर जगह इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वो आपके हरियाणा के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो वहां से निकल जाएगा वो और कहीं जाएगा। मैं हायर लेवल की बात करता हूँ। दूसरी मैं बात ये कह रहा हूँ कि 50,000 का जो स्लैब है, ये क्या इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स को काउंट किया गया है? कोई अगर 50,000 में लगता है और अगले साल उसकी इंक्रीमेंट होने वाली है, बिल्कुल सही, तो वो क्या रिजर्वेशन से बाहर हो जाएगा या उसको आउट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा? तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? फिर यहाँ ये कह रहे हैं कि पुराने लोगों पे नहीं होगा। सही बात है, चलो पुराने एम्प्लॉई हैं, लेकिन जो नए जो आने वाले हैं, जिन्होंने, क्योंकि आज की डेट में हम आज़ादी के टाइम पे था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना डिसेंट्रलाइज करना है, बट वो कभी हुआ नहीं, वो सपना ही रह गया। और ये मेट्रोज के आसपास ही इंडस्ट्री हैं। ईस्टर्न यूपी, बिहार पूरा खाली है, झारखंड में चला गया बिहार का कुछ पार्ट, वहाँ कुछ इंडस्ट्री थी, कुछ इंडस्ट्री की हालत वहाँ खराब है। बंगाल पहले इंडस्ट्री हुआ करती थी, कानपुर में हुआ करती थी, वो सारी खत्म हो गई हैं। तो ये पूरा महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि अब वहाँ हमेशा चलता है कि ये जो हैं ये दिल्ली के फिल्म स्टार हैं तो इनको बाहर करो, और ये मराठी वालों को फिल्मों में भी रिजर्वेशन मिलने चाहिए। तो ये रिजर्वेशन ये इकोनॉमी को खोखली कर रही है, बस इसका यही नतीजा है। हाँ, तो खेड़ा साहब ये क्लियर कर दीजिए, जिस बात का झा साहब जिक्र कर रहे थे कि 50,000 पे ज्वाइन करने वाले का अगर इंक्रीमेंट लग के 55,000 सैलरी हो जाएगी तो क्या उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा? नहीं है, उसकी मतलब उसकी जो गहराई तक उसका पॉइंट क्या है उसका अध्ययन तो मुझे नहीं है। 50,000 के बाद क्या होगा या 45,000 के बाद क्या होगा। मैं इतना जानता हूँ कि जो लोग 15 वर्ष से हरियाणा में रह रहे हैं उन पर, उनके परिवार पर इसका कोई असर नहीं है। उनको वही सुविधा मिलेगी जो हरियाणा के लोगों के लिए मानी जाएगी।
तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो 15 साल यहाँ रह गए हैं, वो चाहे कहीं के भी हो, किसी जगह के भी हो, वो भी उस वर्क फोर्स में शामिल रहेंगे, रिजर्वेशन वाली वर्क फोर्स में। तो ये एक एडवांटेज उसमें। बाकी 10 वर्ष के लिए किया गया है, ये एक समय सीमाबद्ध कार्यक्रम है, जिसके बाद अगर ये लगेगा तो शायद ये फिर आगे इसकी आवश्यकता नहीं पड़े। ये आज की सवाल है, आज इस देश के अंदर जरूरत से अधिक अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हिंदुस्तान में, हरियाणा में सबसे ज्यादा अधिक है। इसलिए ये प्रश्न वहां पर और ये समस्या आई है। तो अब जैसे हम विविधता में एकता, आपने बड़ी अच्छी बात की है। पहली बार ये लोकमान्य तिलक जी ने बोला था ऐसा, बाद में गांधी जी ने बोला, अब पूरे देश बोलता है। अब देख लीजिएगा, 10th क्लास तक उड़िया के बारे में मैं जानता हूँ। उड़िया मीडियम में बच्चे पढ़ के आते हैं, दिल्ली के मॉडर्न स्कूल तक में पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चे आज। तो आखिर कोई असर उसका ऐसा तो नहीं हुआ कि विविधता में एकता पे कोई खतरा पड़ गया हो। कई जगह इसी तरह की किताबों का भी यही हाल है। अपने अपने स्थानीय नेताओं को लोग पढ़ाते हैं। खेड़ा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात का जवाब दीजिए सर। आपकी टैगलाइन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर, दिल्ली में रहने वाले का क्या कसूर है कि वो दिल्ली में रहता है और हरियाणा में जाके उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी? मध्य प्रदेश वाला हरियाणा में नौकरी नहीं कर पाएगा। सर, आपकी टैगलाइन के साथ मैच होता है क्या ये? नौकरी तो कर पाएगा, लेकिन पूरे के पूरे दिल्ली के जाके नहीं कर पाएंगे। बात यहाँ है सर, हर 4 में से 3 नौकरी तो आपने रिजर्व कर दी, एक ही नौकरी मिल पाएगी ना। आपने लिमिटेशन बहुत कम कर दी है उसके लिए। 25% तो छोड़ा है ना, तो विविधता में एकता तो बनी रही ना। फिर सवाल है, अगर 100% ये सबका विकास हो गया सर। इसमें सबका साथ, सबका विकास की टैगलाइन कंप्लीट होती है सर। क्या दूसरे प्रदेश में विकास नहीं है क्या? वो विकास रुक जाएगा इससे क्या? शकील अंसारी साहब, क्या भारत का संघीय ढांचा इस तरह के कानूनों का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? क्या किस तरह की कोई गुंजाइश दिखाई देती है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह के कानूनों को लेके? देखिए, 2-3 बातें इस सिलसिले में हम कहना चाहते हैं। प्लीज कहिए। पहली बात तो ये है कि अब तक जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज थी, वो पॉलिसीज जो है सरकारी एम्प्लॉयमेंट में, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, चाहे एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की पद्धति थी, वो सरकारी नौकरियों के लिए थी। रीजनल जो नौकरियों का होता था कि सरकार में कुछ जॉब सरकारी जो 4 ग्रेड एम्प्लॉइज के लिए होते थे, लोकल के लिए फिक्स किए जाते थे कि लोकल दूसरी जगह जाके नौकरी करने में असमर्थ था। तो ये थी। ये आप जब प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी ला रहे हैं, तो हमारे समझ से ये आज नए तरह की पॉलिसीज है, क्योंकि ये डिमांड बराबर एससी एसटी के लिए हो रहा था। रीजनलिज्म के लिए कभी इस तरह की पॉलिसी की डिमांड नहीं हुए हैं, और हमारे ख्याल से हमको जानकारी सही नहीं है, इसलिए हम ऑथेंटिकली नहीं कह सकते हैं कि कौन स्टेट में इस तरह के फॉर्मूले और लागू हैं। लेकिन 2 बातें आज हम कहना चाहते हैं जी। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि आज अगर केंद्र की सरकार, संघीय ढांचा की मुहावजत कौन कर सकता है? पार्लियामेंट और केंद्र की सरकार। पार्लियामेंट के में बीजेपी की सत्ता है, उनकी पॉपुलेशन मतलब कि उनकी मेजोरिटी है, जो चाहेंगे बिल पास करेंगे। अब तो राज्यसभा में भी उनकी मेजोरिटी लगभग हो चुकी है, तो डिसीजन उन्हें लेना है। वन इंडिया वन का नारा देने वाली सरकार को वो किस तरह का एक कंसेप्ट है, उसको तो लाना पड़ेगा, या कि अपने ही राज्यों में वो कंसेप्ट को बिगाड़ेंगे। वन देश की कल्पना को, जो उन्होंने एक देश की कल्पना जो की थी, उसको अपने ही राज्यों में बिगाड़ेंगे। जहां तक हमारे प्रवक्ता बीजेपी कह रहे हैं कि वो छोटे सर्विसेज के लिए, बड़े सर्विसेज के लिए नहीं है, ठीक है। जब छोटे सर्विसेज के लिए आपको किसानों को लेबर नहीं मिल रही थी पंजाब में, हरियाणा में, तो बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोग आपको प्रोवाइड हो रहे थे। क्या आज वो परिस्थितियां नहीं पैदा हो सकती हैं कि वो कोई शिव सैनिक की तरह हरियाणा में कोई खड़ा हो जाए कि अब हम बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे? आपको पता है शिवसेना ने जब आंदोलन किया था और बिहार के और उत्तर प्रदेश के जब वर्कर भाग गए थे, तो उनको भगाया गया था, तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री की 40% इंडस्ट्री बैठ गई थी, बंद हो गई थी। फिर उनकी राज्य सरकारों को जाके
कंपेन चलाना पड़ा था कि हम प्रोटेक्शन देंगे, ये देंगे, आप चलो। कई कामों के लिए कई तरह के मजदूर जो हैं एक्सपर्ट होते हैं, वही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो आप जब सरकार के अलावा प्राइवेट पर आप बंदिश लगा देंगे तो देश की इकोनॉमी देख के पॉलिसी पर खराब होगा। इसके लिए हम कहते हैं कि आपको ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए आप केंद्र सरकार में। सब आप बात पर विश्वास करते नहीं है। इलेक्शन में तरह तरह के नारे दिए जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसको तो आप बैठ के देश हित में, इकोनॉमी के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, इन सब बातों पर शकील साहब, आपको निर्णय शकील लेना साहब पड़ेगा। ईमानदारी से बताइएगा, ऑल पार्टी मीटिंग का जो सुझाव आपने दिया ये कितना इम्पैक्टफुल होता है सर? हमने तो हर बार सेशन से पहले ऑल मीटिंग पार्टी को होते हुए देखा है, लेकिन सेशन में जो हंगामा होता है उस मीटिंग का कोई असर नहीं होता। सर ऑल पार्टी मीटिंग की बात तो रहने दीजिए सर, कुछ और बताइए तो बात बने। नहीं, ऑल पार्टी की बात रहने दीजिए, वही कह सकते हैं जो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं करते। तो सर ऑल पार्टी मीटिंग का इम्पैक्ट कितना रहता है ये भी तो बताएंगे ना। ऑल पार्टी मीटिंग कितने कितने मामलों में सफल हुई सर, मुझे ये बता दीजिए। कौन कौन से ऐसे मामले रहे जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग की गई और बात बनती हुई दिखाई दी? आपको हम एक लंबी लिस्ट आजादी के बाद से आज तक दे देंगे कि मेजोरिटी के बावजूद बिल पास होते रहे हैं लोगों के ध्यान में रख के। ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक कंसेप्ट में ये नहीं है कि वहां हंगामा कर रहे हैं। ऑल पार्टी में जब आप सरकार, आपकी मेजोरिटी होने के बावजूद आप विपक्ष की राय को समझेंगे तो संशोधने जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल होते थे पहले, आप देख लीजिए, सभी ऑल पार्टी के माध्यम से, सभी पार्टियों की राय से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया जाता था। आज भी कई राज्यों में अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार को विपक्ष पर भरोसा नहीं है। वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो वो उसको अमल में नहीं लाते हैं। तो इसलिए ना ये प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी में ही थोड़े है कि विपक्ष को नकार दीजिए, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में तो विपक्ष की आवाज भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होती है। तो आप सरकार के चुनाव लड़ने के लिए नारे अलग रखिए, सरकार चलाने और वेलफेयर स्टेट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी के साथ देश के भविष्य को बनाने के लिए आपको सबकी बात करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं, ठीक बात, तो ये आपका दोष है। ठीक है, लिए और दूसरा क्या सॉल्यूशन होगा? ठीक है, तो इस तरह के फैसलों को लेके सबकी राय शुमारी की बहुत जरूरत है, आप कह रहे हैं। ठीक है, अजीत कुमार झा भी मेरे साथ हैं। अजीत जी, ये कहा जाता है कि सरकारी कंपनी में कर्मचारियों की योग्यता के हिसाब से काम नहीं होता, इसलिए सरकारी कंपनियां डूब जाती हैं, इसलिए सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। लेकिन अब प्राइवेट में ही आरक्षण करके ये अपनी बात का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? बिल्कुल इसका कॉन्ट्रडिक्शन है। और हम एक्चुअली इकोनॉमी में हमेशा डिमांड सप्लाई पे चलती है। तो अब इसमें कोई, अब ये मैं देख रहा हूँ जैसे हरियाणा है, लोकलाइज है, उसमें यूनियन भी आएंगी, वो फिर हम पीछे चले जाएंगे, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि कभी भी इंडस्ट्री इसको पॉजिटिवली नहीं लेगी, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही इसके इकोनॉमी पे, या लोग शिफ्ट। आज की डेट में मैं गुड़गांव की बात बताता हूँ, आज बहुत सारे फ्लैट्स खाली हो गए क्योंकि ये जो लॉकडाउन में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इसका भी रियल एस्टेट पे भी इम्पैक्ट है, दूसरे इंडस्ट्री कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री का। एक बंदा वहां से जा रहा है तो उसका हर जगह इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वो आपके हरियाणा के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो वहां से निकल जाएगा वो और कहीं जाएगा। मैं हायर लेवल की बात करता हूँ। दूसरी मैं बात ये कह रहा हूँ कि 50,000 का जो स्लैब है, ये क्या इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स को काउंट किया गया है? कोई अगर 50,000 में लगता है और अगले साल उसकी इंक्रीमेंट होने वाली है, बिल्कुल सही, तो वो क्या रिजर्वेशन से बाहर हो जाएगा या उसको आउट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा? तो उस पे क्या इम्पैक्ट होगा? फिर यहाँ ये कह रहे हैं कि पुराने लोगों पे नहीं होगा। इस सही बात है, चलो पुराने एम्प्लॉई हैं, लेकिन जो नए जो आने वाले हैं, जिन्होंने, क्योंकि आज की डेट में हम आज़ादी के टाइम पे था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना डिसेंट्रलाइज करना है, बट वो कभी हुआ नहीं, वो सपना ही रह गया। और ये मेट्रोज के आसपास ही इंडस्ट्री है। ईस्टर्न यूपी, बिहार पूरा खाली है, झारखंड में चला गया बिहार का कुछ पार्ट, वहाँ कुछ इंडस्ट्री थी, कुछ इंडस्ट्री की हालत वहाँ खराब है। बंगाल पहले इंडस्ट्री हुआ करती थी, कानपुर में हुआ करती थी, वो सारी खत्म हो गई है। तो ये पूरा महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि अब वहाँ हमेशा चलता है कि ये जो हैं ये दिल्ली के फिल्म स्टार हैं तो इनको बाहर करो, और ये मराठी वालों को
फिल्मों में भी रिजर्वेशन मिलने ठीक चाहिए। बात। तो ये रिजर्वेशन ये इकोनॉमी को खोखली कर रही है, बस इसका यही ठीक है। नतीजा है। हाँ, तो खेड़ा साहब ये क्लियर कर दीजिए, जिस बात का झा साहब जिक्र कर रहे थे कि 50,000 पे ज्वाइन करने वाले का अगर इंक्रीमेंट लग के 55,000 सैलरी हो जाएगी तो क्या उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। उसकी मतलब उसकी जो गहराई तक उसका पॉइंट टू पॉइंट क्या है उसका अध्ययन तो मुझे नहीं है कि 50,000 के बाद क्या होगा या 45,000 के बाद क्या होगा। मैं इतना जानता हूँ कि जो लोग 15 वर्ष से हरियाणा में रह रहे हैं उन पर, उनके परिवार पर इसका कोई असर नहीं है। उनको वही सुविधा मिलेगी जो हरियाणा के लोगों के लिए मानी जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो 15 साल यहाँ रह गए हैं वो चाहे कहीं के भी हो, किसी जगह के भी हो, वो भी उस वर्क फोर्स में शामिल रहेंगे, रिजर्वेशन वाली वर्क फोर्स में। तो ये एक एडवांटेज उसमें। बाकी 10 वर्ष के लिए किया गया है, ये एक समय सीमाबद्ध कार्यक्रम है, जिसके बाद अगर ये लगेगा तो शायद ये फिर आगे इसकी आवश्यकता नहीं पड़े। आज की सवाल है, आज इस देश के अंदर जरूरत से अधिक अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हिंदुस्तान में हरियाणा में सबसे ज्यादा अधिक है। इसलिए ये प्रश्न वहां पर बड़ी समस्या आई है। तो अब जैसे हम विविधता में एकता, आपने बड़ी अच्छी बात की है। पहली बार लोकमान्य तिलक जी ने बोला था ऐसा, बाद में गांधी जी ने बोला, अब पूरे देश बोलता है। अब देख लीजिएगा 10th क्लास तक उड़िया के बारे में मैं जानता हूँ। उड़िया मीडियम में बच्चे पढ़ के आते हैं, दिल्ली जो मॉडर्न स्कूल तक में पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चे आज। तो आखिर कोई असर उसका ऐसा तो नहीं हुआ कि विविधता में एकता पे कोई खतरा पड़ गया हो। कई जगह इसी तरह की किताबों का भी यही हाल है। अपने अपने स्थानीय नेताओं अच्छा, को लोग ठीक है। पढ़ाते हैं। खेड़ा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात का जवाब दीजिए सर। आपकी टैगलाइन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर, दिल्ली में रहने वाले का क्या कसूर है कि वो दिल्ली में रहता है और हरियाणा में जाके उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी? मध्य प्रदेश वाला हरियाणा में नौकरी नहीं कर पाएगा? सर, आपकी टैगलाइन के साथ मैच होता है क्या ये? नौकरी तो कर पाएगा, लेकिन पूरे के पूरे दिल्ली के जाके नहीं कर पाएंगे। बात यहाँ है सर, हर 4 में से 3 नौकरी तो आपने रिजर्व कर दी, एक ही नौकरी मिल पाएगी ना। आपने लिमिटेशन बहुत कम कर दी है उसके लिए। 25% तो छोड़ा है ना, तो विविधता में एकता तो बनी रही ना। फिर सवाल है, अगर 100% ये सबका विकास हो गया सर। इसमें सबका साथ सबका विकास की टैगलाइन कंप्लीट होती है सर। क्या दूसरे प्रदेश में विकास नहीं है क्या? वो विकास रुक जाएगा इससे क्या? दूसरे प्रदेश में, उस प्रदेश के बीच में स्पर्धा नहीं आएगी क्या? दूसरे प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट से स्पर्धा आएगी तो सर, हम तो प्रधानमंत्री की उस सोच को सलाम करते हैं जब अपने देश में महामारी होने के बावजूद हम कोविड वैक्सीन बाहर देशों को सप्लाई कर रहे हैं, दिल खोल के दान में दे रहे हैं। और हाँ, इतनी छोटी बात अपने ही प्रदेश में करते हैं कि बाहर वालों को नौकरी नहीं देंगे। शकील साहब, इस तरह का फैसला आपको नहीं लगता जो अस्मिता की राजनीति करते हैं लोग, कल को वो भी अलग अलग स्टेट में इस तरह का प्रेशर बनाएंगे और बताएंगे कि साहब देखिए हरियाणा में तो ऐसा होता है, आप भी यहाँ पे इस तरह की पॉलिटिक्स करिए और यहाँ पे इतने लोगों को आरक्षण दीजिए? इस तरह की संभावनाएं बनने की भी आशंका है सर? देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हब बने हैं कुछ इलाके में, भारत के पूरे हर शहर या हर स्टेट में आईटी के हब या दूसरे इंडस्ट्री के हब नहीं बन पाए हैं। तो जैसे हरियाणा में आईटी और इंडस्ट्री का हब बन गया, महाराष्ट्र में बन गया, बेंगलोर में बन गया, हैदराबाद में बन गया। तो कल हम बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले ये कह सकते हैं कि अगर हमें वहां नौकरी का अधिकार नहीं है तो वहां बनने वाली चीजों से हमको भी वंचित जब हम हैं तो हम उनका एंट्री नहीं करेंगे, उस इंडस्ट्री के माल हम अपने यहाँ नहीं बिकने देंगे। अब स्टेट सरकारें ये फैसला कर सकती हैं दूसरे कि भाई जब हमारे लोगों को नौकरी नहीं तो उनके माल को हम नहीं कंज्यूम करेंगे। एक दूसरी बात, ये सवाल खड़े होने लगेंगे कि वो कंपनियां, चाहे वो विदेश की हो या चाहे देश की हो, जो हरियाणा में अपना इंडस्ट्री लगा रही हैं और उनको मार्केट, उनकी आबादी के लिहाज से यूपी और बिहार ज्यादा बड़ी है, उनकी मार्केट तो हरियाणा बहुत छोटी है। तो हम कहेंगे कि तुम हरियाणा के बंद करो, मेरे यहाँ के लगाओ, तब हम तुम्हारे प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे, तब हम तुम्हारी मार्केट को यूज कर। ये देश में नफरत की, ये देश को तोड़ने वाली बातें शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह तो राज एक दूसरे से भिड़ेंगे और दिक्कतें एक पर एक पैदा होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ
मैं पार्टी से एवं इस बात को कह रहा हूं कि इस पर एक नेशनल फार्मूले बनने की आज आवश्यकता हो गई। कभी कई स्टेट में कोई छोटी छोटी डिसीजन हो गए, चलो ठीक है, हो गए, ओवरलुक हो गए, किसी ने देखा नहीं। लेकिन जब इस तरह के डिसीजन आते हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये एक राज्य दूसरे राज्य में भेद पैदा हो सकता है। तब ये भारत एक कैसे हो सकता है? भारत की ये सरकारें एक कैसे रहेंगी? केंद्र की सरकार हम नहीं बात मानेंगे, चलिए कह दे कोई राज्य सरकार की केंद्र की ये फॉर्मूला नहीं मानेंगे। अभी किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए वो भी गैर कानूनी बनाया, वो पंकज लिस्ट के हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट है, उन्होंने केंद्र की एक कानून बना दिया। तो जब तक के संवैधानिक ढांचे के अंदर राज्य और केंद्र सरकार काम नहीं करेंगी, देश के लिए मुश्किल हो जाएगा, देश की अस्मिता के लिए मुश्किल हो जाएगा, देश की यूनिटी के लिए मुश्किल हो जाएगा, देश की प्रगति के साथ साथ देश के टूटने, देश में बिखरने के सवाल खड़े हो जाएंगे। तो खेड़ा साहब, इस तरह की चुनौतियां जिनका जिक्र अंसारी साहब कर रहे हैं, इस तरह की चुनौतियों से निपटने की भी पूरी तैयारी की हुई है? जैसे मेरी आवाज हमको यहाँ साफ सुनाई नहीं देती है। शकील अंसारी साहब ने कहा कि अगर आपने नौकरियां नहीं दी तो दूसरे स्टेट के लोग कह देंगे कि आपके वहां से बने हुए माल को हम नहीं लेंगे, हमारे आपके माल से क्या मतलब है। जो अस्मिता की राजनीति करते हैं लोग, वो प्रेशर बिल्डअप करने लग जाएंगे आप पे कि देखिए इस तरह का आरक्षण वहां पे है, इस तरह का आरक्षण यहाँ पे दीजिए। तो कई चुनौतियां हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है बीजेपी? अभी इन्होंने फिर अपनी ही बात में शकील साहब ने अच्छा खासा विरोधाभास पैदा किया है। अभी कृषि कानून के ऊपर ये बोल रहे थे। अच्छा, वो सुन लिया था आपने? एक लाइन, मुझे तो एक ही लाइन बोलना है क्योंकि वो चूंकि विरोधाभास की बात आ गई है। अच्छा, वो सुन लिया था आपने, जो पहले का वो नहीं सुन पाया आप? ठीक है सर, नहीं, मैंने कहा कि आधा सुना, ऐसा नहीं हमने नहीं सुना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, है, मैं समझ गया सर, बताइए। आपसे एक ही लाइन पूछी है मैंने। मैं कह रहा दो बातें विरोधाभास इन्होंने करी है। कृषि कानून में तो ये चाहते हैं कि स्वदेशी फसल उसी में बिक के बाहर न जाने पाए, और इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें ये बिगड़ जाएगा, राष्ट्रीयता बिगड़ जाएगी, और उसमें कह रहे हैं नहीं, उत्तर प्रदेश में किसान मध्य प्रदेश में न बेचे, कृषि बिल तो खराब है, ये तो गैर कानूनी हो गया। अभी दोनों बात में कितना भारी फर्क पैदा कर दिया। नहीं, बात को मानिए ना। अरे अभी आपने बोला तो कृषि बिल में तो एक सुविधा दी गई है। मैंने सिर्फ एक बात कही आपको। अंसारी साहब एक मिनट, अंसारी साहब एक एक करके, अंसारी साहब आपसे क्लैरिफिकेशन लूंगा, अंसारी साहब आपसे क्लैरिफिकेशन लूंगा सर, सर लूंगा एक बार। खेड़ा साहब को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। खेड़ा साहब कंटिन्यू करिए। बैठे हैं, लेकिन आप बात की तो मैंने वो बता दिया, तो उसमें आप बोलिए ना। अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से वहाँ का रोक देंगे, वहाँ से वहाँ का रोक देंगे, ये तो किसी को अधिकार न होगा न है इस समय, समझे। जब ये सवाल उठेगा अगर इस तरह का, तब उसका प्रश्न आएगा। आज तो सर आप ही के साथ सरकार में चला, सर आप ही के साथ सरकार चला रहे हैं जननायक जनता पार्टी, उनके विधायक तक ने अपोज किया है सर इसका। राम कुमार गौतम उनका नाम है सर, ये विरोध तो वहां से भी उठ रहा है। आप ये मत कहिए कि ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन विरोध करने का अधिकार तो है ही, इसमें कौन मना कर रहा है? तो ये मत बोलिएगा ना कि ये किसी को सब संतुष्ट है इस फैसले से, ये टैगिंग तो मत करिए सर। मत रखने का अधिकार है, लेकिन जो मेजोरिटी तय करेगी माना वही जाएगा। जनता जिसे चुनती है उसकी मेजोरिटी चलती है, उसके बाद उन्हीं के लोग भी अगर विरोध करें तो करने का उन्हें अधिकार है। पार्टी में रोज विरोध होते हैं, रोज अपना मत रखा जाता है। आवश्यक नहीं है कैबिनेट के सारे मंत्री एक ही सोच के हों, दो के विचार कुछ और हो सकते हैं, चार के कुछ और, लेकिन फाइनली वही होता है जो मेजोरिटी तय करती है, जो सोचते हैं। अगर एक प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट अधिक है और वो इस तरह की कोई स्कीम लाता है जिसमें 100% की बात नहीं कर रहा है, समय सीमा के लिए लाता है, उसके बाद वो बंद भी कर देगा, वो भी अनस्किल्ड वर्कर्स एंड ऑलमोस्ट सर। खेड़ा साहब एक बात बताइए, आप कभी भी क्यों, आपसे मतलब आपकी पार्टी से, आप कभी भी क्यों दूसरे की तरफ से सुझाए गए सुझावों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते सर? अगर ये विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो इस तरह से बात क्यों नहीं करते कि हाँ आपके सुझावों का भी हम इंतजार करेंगे और हो सकता है इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे। सर एक लाइन थोड़ी खींच दिया आपने, वो अंतिम लाइन नहीं हो सकती ना कि आपने जो ड्रॉ कर दिया वो अंतिम है, आंख बंद करके स्वीकार कर ले। मेजोरिटी भले ही आपकी हो, सब एक सांस में आपके हाँ में हाँ नहीं बोल सकते। लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र में सभी हाँ हाँ करेंगे तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा, ये लोकतंत्र है, इसीलिए मेजोरिटी की बात मानी जाएगी। ये लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार तो है। असहमति की भी जगह है सर,
असहमति की भी लोकतंत्र में जगह होती है सर। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वहां मतभेद नहीं है। अगर मतभेद नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं है। नहीं बोलने दे रहे हैं। अभी आपने लोकतंत्र की बात की है, हमने जैसे जवाब दिया, अब आपकी बात कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। सुनिए, नहीं बिल्कुल बोलिए सर, लेकिन लोकतंत्र को डिफाइन सही से करिए। हाँ का लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र माने प्रजातंत्र, लोकतंत्र माने प्रजातंत्र, जिसमें सिर्फ हाँ हो, जिसमें सिर्फ हाँ हो। लोकतंत्र वो है सर जिसमें सिर्फ हाँ हो। अब आप फिर सुन लीजिए ना, लोकतंत्र माने प्रजातंत्र, प्रजातंत्र माने जिसे जनता ने चुना है, जनता जिसे पार्लियामेंट में चुनती है, असेंबली में चुनती है, जिसकी सरकार होती है, उनको बाकी विरोधियों को बोलने का पूरा अधिकार है। ऐसा कौन लेगा? लोकतंत्र लेगा। लोकतंत्र माने जो चुने गए हैं। और आपके लिए लोकतंत्र के विरोध है, यानी कि अगर उनकी बात मान ले माइनॉरिटी की, तो मैं जनता की बात आप असहमति को जगह क्यों नहीं देते, मुझे इतना बता दीजिए सर। सरकार भी चुनते वक्त 1/3 लोग आपके साथ होते हैं, 2/3 लोग आपके साथ नहीं होते, वहां भी असहमति होती है। तो इस असहमति को मानने में आप क्यों इंकार करते हैं, मुझे सिर्फ इतना समझना है। आप किसी के विरोध को, किसी की असहमति को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं सर? क्यों नहीं सुन रहे? असहमति के लिए पूरा सुनते हैं, घंटों सुनते हैं। विपक्ष को नगण्य नहीं कर सकते ना सर, विपक्ष को आप नगण्य नहीं कर सकते, चाहे किसी भी हैसियत में विपक्ष हो। नहीं करता, वो कर ही नहीं सकते, कोई करता ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं? पूरे पार्लियामेंट में 3 दिन भर बोलते हैं, अब वो बजट में सारे दिन प्रपोज कर रहे हैं। हम माने ना माने, हम माने जो चुना गया है, हम और बीजेपी जो चुना है, जिससे जनता ने भरोसा शकील अंसारी साहब बोलिए। ठीक है, शकील अंसारी साहब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जनतंत्र पर इनका भरोसा नहीं है। आपने सही कहा कि 2/3 लोग तो इनको वोट देते नहीं है। इनको से मतलब कोई भी मेजोरिटी की हो, आज तक का तो रिकॉर्ड है कि 40%, 38%, 33% पे सरकारें बन जाती हैं। इसका मतलब मेजोरिटी तो सरकार के पक्ष में होती नहीं है। इसीलिए जमहूरियत में मेजोरिटी की बात की जाती है, कानून की बात की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ सहमति की भी बात होती है। लेकिन सहमति पर विचारधारा, सहमति का विचारधारा है, वो बीजेपी का सब विचारधारा नहीं है। वो अपनी विचारधारा लादने, चाहे जायज हो नाजायज हो। हम कहें स्टॉक के जो लोग इससे प्रभावित है, आप उनसे भी बात करो। अगर पॉलिटिकल पार्टी से इतना आपको झगड़ा है तो इंडस्ट्रीज से बात कर लो, आप लेबर के लोगों से, लेबर यूनियन से बात कर लो, आप उन लोगों से और लोगों से भी बात ठीक बात है। मेरे साथ तो 2 स्टूडियो में इकोनॉमिक्स बैठे हैं, उनकी राय को सुन लीजिए। डिसीजन है और वाइबल डिसीजन है, ये अगले 2 इयर्स के अंदर ये नजर आ जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो स्टेट के फाइनेंसेस एज वेल एज जीडीपी पे पड़ेगा। जी, और झा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, आखिरी कमेंट? मेरा भी इसी में योगेंद्र से सहमत हूँ, इसका इम्पैक्ट जीडीपी पे पड़ेगा। और इसको अभी तो खैर ये बिल है, और जब इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद असली इम्पैक्ट ठीक है। पड़ेगा। तो इन डिटेल कम से कम जानकारी होनी चाहिए और हर पहलू पे बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में मेरे पास इतना ही समय, फिलहाल कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।